बदलापुर गांव में मीना की शादी कुणाल नामक एक किसान से होती है। मीना बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन मीना के माता पिता ने उसे कोई दहेज नहीं दिया था, इसलिए मीना की सास उसे पसंद नहीं करती थी। बेटा, तू इस कलमुही को छोड़ क्यों नहीं देता? मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी, फिर हम बहुत सारा दहेज लेंगे। इस कलमुही से शादी करके हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। माँ, ऐसी बातें क्यों करती हो? मीना कितनी सुंदर और सुशील है और भगवान की दया से सब कुछ तो है। अरे तू चुप बैठ, तुझे कुछ नहीं पता। समाज में इज्जत भी तो होती है। तू चुपचाप में जहाँ बोलूंगी वहाँ दूसरी शादी कर। माँ, लेकिन तुम ये सब करोगी कैसे? मीना मेरी पत्नी है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। तू बस देखता जा। ऐसे बोलकर मीना की सास किचन में मीना के पास जाती है। मीना, ओ मीना, तूने सुना क्या हमारे पड़ोसी के यहाँ नई शादी हुई है? पता है उनकी बहू कितना दहेज लाई है? हाँ माँ जी, सुना मैंने। तुझे शर्म नहीं आई कहते हुए? तूने तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई दहेज में। माँ, आपको पता तो है कितनी मुश्किल से मेरे माता पिता ने मेरी शादी करवाई है। ऐसे में वो दहेज कैसे दे सकते थे? सास मीना को भला बुरा सुनाकर चली जाती है, लेकिन मीना को कुणाल की दूसरी शादी के बारे में सोचकर नींद नहीं आती। अजी सुनिए, आपको पता है माँ आपकी दूसरी शादी के बारे में बोल रही थी। अगर आपने दूसरी शादी की तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम ज्यादा परेशान ना हो, कल मैं माँ से बात करूंगा। अब तुम सो जाओ। ऐसे बोलकर कुणाल और मीना सो जाते हैं, लेकिन मीना की नींद उड़ जाती है। उसके दिमाग में कुणाल की दूसरी शादी की बातें घूमने लगती हैं और सुबह होते ही कुणाल अपनी माँ के पास जाता है। माँ, तुम क्यों मेरी दूसरी शादी के बारे में सोच रही हो? मैं मीना को नहीं छोड़ सकता, वह मेरी पत्नी है। ऐसा बोलकर कुणाल खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद उसकी माँ सोचने लगती है मीना को घर से कैसे भगाया जाए। मीना, सुनो जरा, अगर तुझे घर में ही रहना है तो तुझे 3 परीक्षा पास करनी होगी। हाँ माँ जी, आप जो बोलोगी मैं वही करूंगी। मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। ठीक है, कल तुम्हें अकेले 100 लोगों का खाना बनाना है, अकेले। मीना हिचकिचाते हुए हाँ बोल देती है और मन ही मन सोचने लगती है कि यह कितना मुश्किल काम होगा। अगले ही दिन मीना पूरा खाना बनाकर अपनी सास के सामने रखती है। माँ जी, देखिए मैंने खाना बना लिया है। मीना की सास दंग रह जाती है और सोचती है इसने ये सब किया कैसे? इतना सारा खाना अकेले बनाना, और वह भी इतनी जल्दी। मीना, ज्यादा खुश मत हो और 2 चुनौतियां बाकी हैं। कल तुम्हें छोटी वाले बाबा का धागा लाना है जो दूसरे गांव में है, और तुम्हें चलकर जाना है। माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझसे इतना क्यों चिढ़ती हैं? मैं तो बस आपकी बातें मानती हूँ और आपको खुश करने की कोशिश करती हूँ। अगर तुम्हें ये चुनौती नहीं करनी तो निकल जा मेरे घर से। मीना आंखों में आंसू लेकर अपनी सास को बोलती है। ठीक है माँ जी, मैं कल दूसरी चुनौती पूरी करूंगी। अब सारा परिवार सो चुका है, लेकिन मीना को नींद नहीं आती और वह रात में ही निकल पड़ती है दूसरे गांव के लिए। हे माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे कोई प्यार नहीं करता? मैं तो बस अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतनी सजा दी जाती है। और मीना छोटी वाले बाबा का धागा लेकर आती है और सास को दिखाती है। देखिए माँ जी, मैंने छोटी वाले बाबा का धागा लेकर आई हूँ। अरे तू बड़ी धिट है, दूसरी चुनौती भी तूने कर दी, अब आखिरी चुनौती ले। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू जब तक इस घर में अपने माँ बाप से कभी बात नहीं करेगी, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। मीना के मन में कई सवाल चल रहे थे। अगर मीना अपने माँ बाप के घर जाती है तो वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? इतनी सोचकर मीना अपनी सास को बोलती है। ठीक है माँ जी, अगर आप यही चाहते हो तो मैं अपने माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, क्योंकि अगर मैं इस घर को छोड़कर उनके घर चली भी जाऊंगी तो वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? ऐसा बोलकर मीना रोने लग जाती है और मीना की सास को उसकी दया आ जाती है और मीना को अपने गले लगा लेती है। पगलापुर गांव में मंगल अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। उनके पास एक बकरी भी होती है, लेकिन शुरू से ही मंगल को वो बकरी कभी पसंद नहीं आई। बहू वो बहू, सुबह का नाश्ता हमें आज मिलेगा या नहीं, या फिर तुम मेरे बेटे को भूखा ही भेजने वाली हो?
अरे नहीं माँ, मैं आज काम से थोड़ा शहर जाने वाला हूँ। मैंने कल रात को मीनाक्षी को बता दिया था, इसलिए उसने नाश्ता नहीं बनाया। मैं तुम्हें भी बताने ही वाला था, लेकिन भूल गया। अब क्या बोलूं बेटा, बीवी आने के बाद वैसे भी माँ को कौन याद रखता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, जल्दी आ जाना। अरे माफ करो माँ, तुम यूं नाराज मत हो। मैं आते समय तुम्हारे लिए और हमारे मनु के लिए भी कुछ लेता आऊंगा। क्या उस बकरी के लिए? अब तू क्या लाएगा बेटा? मुझे पहले से ही वो बकरी पसंद नहीं है। पता नहीं अब तक वो घर में क्यों है। अब रमेश शहर के लिए निकल जाता है। अब मीनाक्षी घर के काम में जुट जाती है। तभी आंगन से मनु की जोर जोर से आवाज आने लगती है और आवाज के पीछे पीछे मीनाक्षी आंगन में चली जाती है। हुआ हमारी मनु को भूख लगी है। रुक जा बेटा, अभी तुझे मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब मीनाक्षी जैसे ही किचन में जाती है, वो मन ही मन सोचती है कि हमारी मनु तो कितनी अच्छी और प्यारी है। पता नहीं माँ को मनु क्यों पसंद नहीं है। छोड़ो मुझे क्या। ये कहते हुए मीनाक्षी मनु के लिए खाना लेकर बाहर चली जाती है। उस कमबख्त बकरी को खाना दिया है तो जरा हम पे भी ध्यान दो बहू। हाँ माँ जी, अभी आई मैं। ये लीजिए माँ जी, खाना। माँ जी, आप क्यों मनु से इतनी नफरत करती हैं? वो तो कितनी प्यारी है। तुझे क्या करना है जान के? तुझको बहुत उस बकरी पर दया आ रही है ना? आज चुपचाप अपने काम से काम रख, बाकी के पड़े हुए काम कर। मेरा मुंह क्या देख रही है? जा। अब मीनाक्षी मायूस होकर घर के बाकी कामों में जुट जाती है और वहाँ मंगल के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा होता है कि वो कैसे मनु से पीछा छुड़ा सकती है। तभी मीनाक्षी, जरा सुनो तो, जरा बाजार जाकर घर के लिए कुछ राशन लेके आ। ये ले पैसे। लेकिन माँ जी, घर में राशन तो है। तुझे जितना कहा गया है बस उतना ही कर, ज्यादा अपना दिमाग मत चला। अब जा और सुन, वापस आने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से आना। मंगल की बातें मीनाक्षी को कुछ समझ नहीं आती हैं और वह राशन लेने चली जाती है। तभी मंगल मनु को ले जाकर कसाई के यहाँ बेच देती है और घर वापस आता है। और तभी मीनाक्षी भी राशन लेकर घर आती है। ये लीजिए माँ जी, आपने जैसे कहा, ये लीजिए राशन। लेकिन माँ जी, ये मनु कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं जाते समय तो उसे बांध के चली गई थी, अब वो पता नहीं कहाँ है। आपने देखा है क्या उसे कहीं? मुझे क्या पता वो बकरी कहाँ है, और तू भी ज्यादा दिमाग मत चला। जहाँ भी गई हो कम से कम उससे पीछा तो छुड़ा। अब दोनों खाना खाकर सो जाती हैं और सुबह मीनाक्षी देखती है कि मनु तो आंगन में है और खुशी से अपनी सास को ये बात बताने मंगल के कमरे में चली जाती है। माँ जी, देखो हमारी मनु आ गई है वापस। माँ जी, वो माँ जी, अरे ये माँ जी कहाँ चली गई? तभी मनु मीनाक्षी के पास आ जाती है। मीनाक्षी को लगता है मनु को भूख लगी है और मीनाक्षी मनु को खाना देती है, लेकिन मनु खाना नहीं खाती। क्या हुआ मनु बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? शायद तुम्हें भी माँ जी की याद आ रही होगी, लेकिन क्या करें, पता नहीं माँ जी कहाँ चली गई। अब मैं रमेश जी को क्या जवाब दूंगी कि माँ जी कहाँ है? अब मीनाक्षी बहुत घबरा जाती है। तभी मीनाक्षी को याद आता है कि गांव में एक प्रसिद्ध बाबा हैं और मीनाक्षी बाबा के पास चली जाती है। बाबा देखिए ना, कल रात को अचानक से मेरी सास गायब हो गई और हमारी मनु भी कहीं गायब हो गई है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं बाबा। तुम्हारी सास ने उस बकरी मनु को किसी कसाई को बेच दिया। उसी बकरी का श्राप लगा है तुम्हारी सास को, इसीलिए वो भी बकरी बन गई है। क्या माँ जी ने इतना पाप किया है? बेचारी मनु को कसाई को बेच दिया। ये बहुत गलत किया माँ जी ने।
अगर तुझे तेरी सास फिर से इंसानी रूप में चाहिए तो तेरी सास को रोज उस बकरी से माफी मांगनी होगी और बकरीद के स्थान पर फूल चढ़ाने होंगे। तभी तेरी सास इस श्राप से मुक्त हो सकती है। जैसा बाबा ने कहा बिल्कुल वैसे ही सास और बहू करते हैं और श्राप से मुक्त हो जाती है। सास फिर से इंसान बन जाती है और परिवार में फिर से खुशियां आ जाती हैं। अरे वाह, मटर पनीर से तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और आज मैंने छोले भटूरे, वेज बिरयानी, नान, पुलाव, नमकीन में समोसा और मीठे में खीर और गाजर का हलवा भी बनाया है। और क्यों न बनाऊं? शादी के बाद ये मेरी पहली रसोई जो है। अब देखना सारे घरवाले कैसे खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाटने लगते हैं। बहू, खाना हो गया हो तो जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। तभी मीनल अपने बनाए हुए पकवान लेकर खुशी से सबको परोसती है। अरे ये क्या बनाया है तूने? दाल चावल कहाँ है? माँ जी, वो दाल चावल तो नहीं बनाए हैं। आज मेरी पहली रसोई है, इसीलिए देखिए माँ जी, मैंने बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। आप एक बार खा के तो देखिए। भाभी, आपने तो घर में आते ही पहले ही दिन अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। आपको पता नहीं घर में सब लोग सिर्फ दाल चावल ही खाते हैं। हाँ बहू, अगर तुझे पता नहीं था तो किसी से पूछ लेती। अब ये खाना तो हमसे नहीं खाया जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी खाना बना के लाती हूँ। अब मीनल दाल चावल बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी मीनल की देवरानी आ जाती है। अरे भाभी, इतने से चावल से कुछ नहीं होगा। 10 किलो दाल और 10 किलो चावल से एक टाइम का खाना बनता है। अब मीनल बड़े से पतीले में दाल और चावल बनाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये कैसे ससुराल में शादी हो गई। ये लोग सुबह शाम बस दाल चावल ही खाते हैं। अब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन फिर से घर में दाल चावल बनता है। अब मीनल रोज रोज दाल चावल खाकर उपसी गई थी। माँ जी, जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, रोज घर में दाल चावल ही बन रहे हैं। क्यों ना आज मैं छोले भटूरे या फिर पाव भाजी जैसा कुछ अच्छा खाना बनाऊं। देखो बहू, घर में तो सिर्फ दाल चावल ही बनेंगे और कुछ नहीं। हम सब कई सालों से दाल चावल ही खाते हैं। मीनल सास की बातें सुनकर मायूस होकर किचन में दाल चावल बनाने जाती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब मीनल मन ही मन सोचती है, अगर कुछ दिन और मैं दाल चावल खाऊंगी तो पागल हो जाऊंगी। अब मीनल गुस्से में सास के कमरे में चली जाती है, जहां सास अपनी बेटी के साथ बैठी होती है। माँ जी, आज खाने में दाल चावल नहीं बनाएंगे। तू फिर चालू हो गई बहू। एक बार कहा ना, घर में सिर्फ दाल चावल ही बनेंगे। माँ जी, अगर आज भी घर में दाल चावल बने तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। परेशान हो गई हूँ मैं रोज रोज दाल चावल खाकर। अरे धमकी किसे दे रही है तू? निकल जा मेरे घर से। अब मीनल अपना सामान पैक करने लग जाती है। तभी मीनल के ससुर वहां आ जाते हैं। बहू, सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? मैं घर छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं अब और दाल चावल नहीं खा सकती। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अब मीनल के ससुर घर में सबको बुलाते हैं और कहते हैं, सब लोग यहाँ आए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखो राज की माँ, अब से घर में वही खाना बनेगा जो बहू खाना चाहती है। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी बहू की बात नहीं मानी तो मैं सारी प्रॉपर्टी बहू के नाम कर दूंगा। ये सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं कि कहीं सारी जायदाद बहू को ना चली जाए। और तब घर में अलग और स्वादिष्ट पकवान बनने लगे और घर वालों को भी पसंद आने लगे। हे भगवान, क्या दिन दिखा रहा है तू। जब से मेरे पति का देहांत हुआ है, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ऊपर से घर में 2-2 जवान बेटियां भी हैं। उनकी शादी कैसे होगी?
सुशीला अपनी 2 बेटियों के साथ बड़ी ही मुश्किल भरा जीवन जी रही होती है। एक वक्त का खाना भी मुश्किल से इंतजाम हो पाता है। माँ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? दिन भर तो इतना काम करती हो, फिर अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? बेटी, घर में मुश्किल से तो एक समय का खाना बन पाता है। तू तो दिन भर काम करती है, लेकिन ये लड़की स्वाति तो दिन भर बस फोन में लगी रहती है। न जाने शादी के बाद क्या होगा इसका। घर में शादी की बातें चल ही रही होती हैं। तभी गांव के पंडित जी सुशीला के घर आते हैं। बेहन जी, मैं आपकी दोनों बेटियों के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। बहुत बड़े घर का रिश्ता है। अब दूसरे ही दिन दोनों बहनों को देखने लड़के वाले आते हैं। बेहन जी, हमें आपकी दोनों ही बेटियां बहुत पसंद आई है। अब बस आप जल्दी से इनकी शादी करा दीजिए। अब दोनों बहनों की एक ही घर में शादी होती है, लेकिन शालिनी पहले से ही बहुत सुशील और संस्कारी होती है। वही दूसरी ओर स्वाति कामचोर और दिन भर फोन चलाती रहती है। चलो उठो स्वाति, घर का काम भी तो करना है। अब ये हमारा घर नहीं ससुराल है। मैं खाना बना देती हूँ, तू बर्तन कपड़े कर ले। दीदी, तुम कर लो ना काम आज प्लीज, मुझसे नहीं होगा। देख स्वाति, शादी से पहले भी तू काम नहीं करती थी। तब मैं माँ की वजह से सारा काम करती थी, लेकिन अब नहीं। हम लोग काम को आधा आधा बांट लेंगे। दीदी देखो, मुझे बुखार भी आया है। आज के दिन तुम ही कर लो ना काम प्लीज। आज तो कुछ बहाना बनाकर स्वाति शालिनी को घर के काम करने के लिए मनाती है, लेकिन अब स्वाति सोच में पड़ जाती है। कल क्या करूँ, क्या बहाना दूँ? शालिनी बेटा, आज तुम कुछ काम मत करो। आज का खाना स्वाति बनाएगी, वो भी अकेले। जब से शादी करके आई है, फोन में ही घुसी रहती है। अब स्वाति घबराते हुए अपनी सास को ठीक है तो बोलती है, लेकिन मन ही मन सोचती है अब क्या होगा। कल तो शालिनी को काम करने से बचने के लिए कोई बहाना नहीं सूझ रहा था, और आज सास ने मुझे अकेले ही खाना बनाने के लिए कह दिया है। अरे मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। शादी से पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अब क्या करूं? माँ जी को कैसे बताऊं? अब स्वाति को एक खुरापाती आइडिया आता है और वो चुपके से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है। हाँ, माँ जी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने खाना बनाया ही नहीं है। ये लीजिए माँ जी, मैंने खाना बना दिया है। देखिए तो मैंने क्या क्या बनाया है खाने में। पुलाव, पनीर की सब्जी, बिरयानी, नान और मीठे में खीर भी बनाई है। अरे वाह, आज मेरी बीवी ने खाना बनाया है। खाना तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ बहू, जरा चखा तो मैं भी तो देखूं स्वाद। स्वाति ने खाना तो बाहर से मंगवा लिया था और वो बहुत कॉन्फिडेंस से सबको खाना खिला भी रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो हंस रही थी कि उसकी सास और पति को पता ही नहीं चला कि खाना उसने नहीं, बाहर से मंगवाया है। अरे वाह स्वाति, तुमने बहुत बढ़िया खाना ऑनलाइन मंगवाया है। नहीं माँ जी, मैंने ये खाना खुद अपने हाथों से बनाया है। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है स्वाति। तुम्हारी माँ ने हमें शादी के दिन ही बता दिया था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। हाँ बहू, इसीलिए तो हम सब ने मिलकर ये खेल खेला था, ताकि तू अब घर और घर के कामों में थोड़ा ध्यान दे। मुझे माफ कर दे स्वाति। माँ जी ने कहा मुझे नाटक करने के लिए, तो मैं उन्हें ना नहीं कर पाई। अब दोनों बहनें हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। कितनी देर हो गई, अब तक चांदनी नहीं आई। पता नहीं चांदनी रोज जंगल में ही मिलने क्यों बुलाती है। आज तो उससे पूछ के ही रहूंगा। तभी एक सुंदर सी लड़की लाल साड़ी में आती है। तुम आ गए प्रेम, क्या हुआ, नाराज लग रहे हो? हाँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम मुझे रोज इस जंगल में ही क्यों मिलने बुलाती हो, और तुम मुझे अपने घर वालों से कब मिलाओगी? मुझे यह भी नहीं पता कि तुम रहती कहाँ हो। चांदनी हंसते हुए प्रेम की बात टाल देती है और कहती है, मैं तुम्हें जल्दी ही बताऊंगी मैं कहाँ रहती हूँ। आखिर मुझे तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ जो ले जाना है। अरे पगली, शादी के बाद लड़की आती है पति के घर, लड़का नहीं। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं।
प्रेम और चांदनी को जंगल में मिलते हुए। एक दिन प्रेम चांदनी से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। माँ, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। बेटा, तूने शादी भी कर ली हमें बिना बताए। जरा बहू को तो देखूं। अरे वाह, कितनी सुंदर है बहू। प्रेम की माँ, बाबा और उसकी बहन चांदनी का गृह प्रवेश करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। भाभी, जरा यहाँ बैठो और बताओ भैया ने तुम्हें अपने प्यार में कैसे फंसाया। ऐसी बात नहीं है दीदी, हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब जैसे ही रात होती, प्रेम और बाकी घर वाले सो जाते हैं। चांदनी छत पर चली जाती है और जैसे ही चांद की रोशनी चांदनी पर पड़ती, चांदनी अपने असली रूप में आ जाती है। अब बस कुछ दिन और अमावस्या के दिन में मेरे प्रेम को मार के हमेशा के लिए मेरे साथ ले जाऊंगी। तब तक मुझे अपना राज सबसे छुपा के रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर मेरा प्रेम मुझसे दूर हो गया तो मुझे हमेशा के लिए यहाँ इस धरती पर ही रुकना पड़ेगा। अरे चांदनी, बेटा तुम उठी या नहीं? आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। अब मोहल्ले के सारे लोग प्रेम के घर आते हैं नई बहू की मुंह दिखाई के लिए। सभी लोग चांदनी को देखकर उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और प्रेम को आशीर्वाद देते हैं। गुड़िया किचन में जाती है तो देखती है उसकी भाभी चुड़ैल बन चुकी है। कब अमावस्या आएगी और कब मैं मेरे प्रेम को मार के मेरे साथ ले जाऊंगी। बस 2 दिन और उसके बाद मैं और प्रेम दोनों हमेशा के लिए साथ साथ। चांदनी की बातें सुनकर गुड़िया घबरा जाती है और वहां से जल्दी भाग जाती है। वह अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और सोचने लगती है कि चांदनी की बातें क्या सच हो सकती हैं। अरे गुड़िया, बेटा क्या हुआ? दोपहर से तुम बहुत घबराई हुई दिख रही हो। क्या हुआ? चांदनी देखना, हमारी गुड़िया को क्या हो गया है? अब चांदनी मन ही मन सोचती है, कहीं इस लड़की ने मुझे मेरे असली रूप में देख तो नहीं लिया। चांदनी को लगता है कि गुड़िया उसके चुड़ैल होने की बात जान गई है। क्या हुआ गुड़िया, क्यों घबराई हुई हो? कहीं तुमने कुछ किचन में देख तो नहीं लिया? अरे नहीं भाभी, मेरी तबीयत सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं सोने चली जाती हूँ। जैसे ही रात होती है, चांदनी फिर से छत पर अपने असली रूप में आ जाती है, एक भयानक चुड़ैल के रूप में। गुड़िया अपनी माँ को चुड़ैल के बारे में सब बता देती है जो उसने किचन में देखा। अब गुड़िया और उसकी माँ छुपकर चांदनी को चुड़ैल होते हुए देख रहे थे। वे दोनों बहुत डरी हुई थीं, लेकिन वे चांदनी की सच्चाई को जानना चाहती थीं। बेटा, हमें कुछ भी करके हमारे प्रेम को इस चुड़ैल से बचाना होगा, वो भी अमावस्या से पहले। इसमें सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। कल ही जाकर मैं जंगल के उस पार गुफा में रहने वाली बाबा को घर में लेकर आऊंगी। जैसे ही सुबह होती है, चांदनी की सास बाबा के पास जाती है। बाबा, मेरे बेटे को बचा लो बाबा। हमारे घर में बहू के रूप में एक चुड़ैल रहती है। वो मेरे बेटे को मारकर उसके साथ ले जाने वाली ही अमावस्या के दिन। तुम घबराओ मत, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। सास अब बाबा को लेकर घर आती है। चांदनी डर जाती है बाबा को देखकर और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अब बाबा घर में पूजा करना शुरू कर देते हैं और चुड़ैल को बाहर बुला लेते हैं। चांदनी को चुड़ैल बनते देख प्रेम बहुत घबरा जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। वह डर के मारे चुपचाप खड़ा रहता है। बोल, तू इंसान बनकर यहाँ क्यों रह रही है? क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरा प्रेम चाहिए, वरना मैं सबको खा जाऊंगी। बरसों से तरसी हूं मैं अपने प्यार के लिए। अब मैं प्रेम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब बाबा चुड़ैल की मुक्ति के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। अब धीरे धीरे मंत्रों का असर चुड़ैल पर हो रहा था। नहीं, बस करो,
बस करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं प्रेम को छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन प्रेम को मुझसे वादा करना पड़ेगा कि अगले जन्म में वह सिर्फ मुझसे शादी करेगा। प्रेम आंखों में आंसू लेकर चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, हाँ चांदनी, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रेम की बातें सुनकर चांदनी खुशी से हवा में गायब हो जाती है और उसकी जगह पर एक खूबसूरत फूल की पंखुड़ी गिर जाती है, जिसे प्रेम अपने दिल के करीब रख लेता है। पगलापुर गांव में सुशीला अपने पति किशन और अपनी बहू स्वाति और बेटे रवि के साथ रहती है। बहू, क्या कर रही है तू? अभी तक तूने चाय भी नहीं बनाई। आई माँ जी, सुनो जरा, मैं तुमको दोबारा माँ जी से छुपाकर कॉल करूँगी, ठीक है? अब फोन रखो। स्वाति सुशीला को चाय देती है, लेकिन सुशीला स्वाति को शक से देख रही होती है। क्या बात है बहू, आजकल चाय भी टाइम पर नहीं मिलती और तुम दिन भर फोन पर किससे बात करती हो? कुछ नहीं माँ जी, वो मेरी गांव की सहेली का फोन था। उसने बहुत दिनों के बाद फोन किया था ना, तो बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। अब स्वाति खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, वहीं दूसरी ओर सुशीला सोचती है कुछ तो गड़बड़ है। रोज रोज ये फोन पर अपनी सहेली से तो बात नहीं करती होगी। किसके पास इतना टाइम रहता है? अब मुझे ही स्वाति पर नजर रखनी होगी, नहीं तो कल पता चलेगा कि बहू का बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा होता है। अब जैसे ही शाम होती है, रवि ऑफिस से घर आता है। स्वाति, क्या बताऊं मैं तुम्हें, बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है। अब तो लग रहा है कि हमारा ये घर भी बिक जाएगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप टेंशन मत लीजिए जी, हम लोग कुछ न कुछ करके इस समस्या का हल निकाल लेंगे। अगर आप कहें तो मेरी सहेली से मैं पैसों की हेल्प मांग के देखूं? अरे नहीं नहीं, मैं खुद अपने दम पर इस स्थिति से बाहर निकलूंगा, बस तब तक कोई और मुसीबत ना आए। अगले दिन सुशीला फिर अपनी बहू को फोन पर किसी के साथ बात करते हुए देखती है, लेकिन बहू को कुछ नहीं कहती। सुनो, तुमने मुझे कहा था ना पैसों के बारे में, वो आते ही हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और नई दुनिया बसाएंगे। हाँ, पैसों का इंतजाम तो हो गया है। तुम बताओ कब मिलोगी तुम मुझसे? कुछ दिन रुको, जब माँ जी घर से बाहर कहीं चली जाएगी तब मैं तुम्हें मिलने आऊंगी। अब मैं फोन रखती हूँ, कहीं माँ जी ना आ जाएं। स्वाति फोन रखकर किचन में बर्तन धोने जाती है। वहीं दूसरी ओर सुशीला सोचती है, बहू का बाहर चक्कर चल रहा है, मुझे ये बात मेरे बेटे रवि को बतानी ही होगी। बेचारा मेरा बेटा, कैसी बीवी मिली है उसे। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुशीला स्वाति से कहती है, बहू सुन तो जरा, मैं बाजार जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी वापस। ठीक है माँ जी, आराम से आइएगा। अरे वाह, अच्छा हुआ आज फाइनली माँ जी बाहर चली ही गई, अब मैं उसे मिलने जा सकती हूँ। सुनो, माँ जी बाहर गई हैं, उन्हें आते आते शाम हो जाएगी, तुम जल्दी आओ, जंगल में मिलते हैं। अब स्वाति जंगल में जाती है, लेकिन स्वाति को ये नहीं पता होता कि उसकी सास उस पर नजर रख रही है। रवि बेटा, सुनो, तुम्हारी बीवी का बाहर चक्कर चल रहा है किसी के साथ। माँ, ये क्या बात कर रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो स्वाति के बारे में? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ, सारा सच सामने आ जाएगा। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मुझे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। ये लो पैसे, जैसा तुमने कहा पूरे 20 लाख रुपए हैं। अब सुशीला और रवि स्वाति के सामने आते हैं। स्वाति, तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी स्वाति मुझे धोखा भी दे सकती है। अरे मुझे तो पहले से ही शक था इस कलमुही पर, रोज रोज फोन पे बातें जो करती रहती थी। नहीं माँ जी, रवि जी, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं।
मैंने जो कुछ भी किया वो आपके लिए किया रवि। मैं रोज फोन पर अपने चचेरे भाई से बात कर रही थी ताकि वो आपके बिजनेस के लिए पैसे दे सके। मैं जानती थी आप कभी मदद नहीं मांगेंगे, इसलिए मैंने चुपचाप उससे 20 लाख रुपए लिए, सिर्फ आपके सपनों को दोबारा जिंदा करने के लिए। स्वाति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे इरादों पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं। बेटी, तू तो सच में लक्ष्मी है हमारे घर की। हमने तो तुझे गलत समझ लिया, लेकिन तू तो हमारे लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। मैंने बस वो किया जो एक पत्नी और बहू को करना चाहिए था। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब दूधवाला अपनी छोटी बेटी काजल के साथ रहता था। दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके दिल हमेशा खुश रहते थे। काजल बेटा, जल्दी चल, आज हमें शहर तक दूध पहुंचाना है। देर हो जाएगी तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। जी बाबा, मैं आती हूँ। देखना बाबा, एक दिन हम भी अच्छा घर बनाएंगे। रामू और काजल का घर टूटी झोपड़ी था, मगर उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। हर दिन की तरह काजल नदी किनारे अकेले खेल रही होती है, तभी अचानक से मदद के लिए आवाज सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज है? जैसे कोई रो रहा हो। काजल को आवाज आ ही रही होती है। तभी काजल की नजर सामने जाती है, जहां जंगल में एक कछुआ कुत्ते से डर रहा होता है। तभी जल्दी से काजल जाकर कुत्ते को भगा देती है। अचानक से आसमान में रोशनी होती है और कछुआ एक सुंदर सी परी में बदल जाता है। ये सब देखकर काजल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। दरअसल मैं एक परी हूँ और एक श्राप की वजह से मैं एक कछुए में बदल गई थी। मैं इस श्राप से तभी मुक्त हो सकती थी जब कोई इंसान मेरी जान बचाए बिना किसी लालच के। तुमने वो कर दिखाया काजल। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगी। मांगो बेटा, जो चाहो वो मांग लो। काजल एकदम से थम जाती है, जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उसकी आंखों में खुशी की चमक झलक रही होती है। तभी काजल परी से कहती है, क्या आप सच में परी हो? आपको जादू भी आता है? इसका मतलब आप मुझे जो चाहो वो दे सकती हो? हाँ बेटा, तुम जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिलेगा। मेरे जादू से तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी हो सकती है। परी दीदी, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती। वैसे तो मैं और मेरे बाबा बहुत खुश हैं, लेकिन बाबा को दूध न बिकने की वजह से बहुत टेंशन रहती है। घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं बन पाता। मेरे बाबा सारा खाना मुझे देकर खुद भूखे सो जाते हैं। आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे बाबा को कभी भूखा न रहना पड़े, वो रोज पेट भरकर खाना खा सकें। काजल का अपने बाबा के प्रति निस्वार्थ प्रेम देखकर परी बहुत खुश होती है और काजल को वरदान देती है। बेटा काजल, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जब भी तुम्हें खाने की जरूरत होगी, तब तुम जो भी खाना अपने दिमाग में सोचोगी, वो हकीकत बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन बेटा, ध्यान रखना, इस वरदान के बारे में तुम्हें किसी को भी कुछ नहीं बताना है। खुश होकर काजल अपने घर की ओर चल देती है। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक होती है। वहीं दूसरी ओर परी धीरे धीरे आसमान की रोशनी में गायब हो जाती है। क्या हुआ काजल बेटा? कहीं कोई लॉटरी तो नहीं लग गई जो इतनी खुश होकर जा रही हो? नहीं चाची, मैं तो बस यूं ही घूम रही थी। बाबा, क्या हुआ? आप ऐसे परेशान होकर क्यों बैठे हो? क्या बताऊं काजल बेटा, मैं कितना बदनसीब हूँ। मेरे होते हुए भी तुम्हें पेट भर खाना मुश्किल से नसीब होता है, और आज तो दूध भी बिका नहीं। लगता है बेटा, आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा।
बाबा, अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप जो भी खाना चाहेंगे वो तुरंत हमारे सामने आ जाएगा। कोमल अपने बाबा को जंगल में हुई सारी बातें बताती है। कैसे उसने एक कछुए की जान बचाई, कैसे वो कछुआ एक परी में बदल गया और कैसे उस परी ने उसे वरदान दिया कि वो जो भी खाना सोचेगी वो हकीकत बन जाएगा। लेकिन उसके बाबा को कोमल की बातों पर विश्वास नहीं होता। ये सब बातें तो किसी कहानी जैसी लगती हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? तब कोमल मुस्कुराती है और कहती है, बाबा, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अभी साबित करके दिखाती हूँ। कोमल पहले बिरयानी के बारे में मन में सोचती है, उसके बाद रोटी, पनीर की सब्जी, चावल और खीर, सब कोमल मन में सोचकर हकीकत में लाती है। उस दिन के बाद कभी कोमल और उसके बाबा को भूखा सोने की जरूरत नहीं पड़ी और वे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। ये मीनल, तू बस कर, अब जा, तू घर चली जा। ठीक है, फिर आप भी चलिए घर। अरे पगली, धूप बहुत हुई है, कहीं तेरा ये गोरा रंग काला ना पड़। क्या मतलब? मैं घर जाऊं और तुम पूरा दिन धूप में काम करोगे? अरे पगली, ठीक है, चल, 5 मिनट में मैं काम खत्म करके तेरे साथ चलता हूँ। अपनी पत्नी को ऐसा बोल राघव फटाफट अपना काम करने लगा। राघव का एक छोटा सा खेत था, वहीं काम करके दोनों अपना गुजारा करते थे। फिर थोड़ी देर बाद दोनों अपनी झोपड़ी में पहुँचते हैं। बहुत भूख लगी है, अब बताओ खाने में क्या बनाया है? आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे घर के सारे डिब्बों में राशन भरा हुआ है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? देखो ना, एक दिन हमारे घर में सिर्फ राशन ही नहीं होगा, एक भरा पूरा रसोइया भी होगा जो हमारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया करेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अब बताओ खाने में क्या है? रात के थोड़े चावल बचे थे तो उन्हीं को थोड़ा सा तड़का लगाकर रखा है। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ का खाना भी किसी शाही खाने से कम नहीं होता। राघव की बातें सुन मीनल शर्मा जाती है। भले ही उनके पास पैसे ज्यादा ना हो, लेकिन प्यार उनमें बहुत था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और सारे खेत खलिहान बहा के ले गई और गांव के सेठ ने भी उधार पैसे देना बंद कर दिया और इस तरह राघव और मीनल के सामने भी बड़ा संकट आ गया। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे अब नहीं लगता कि कुछ ठीक हो पाएगा। बाढ़ की वजह से सब खेत खलिहान तो बह गए हैं और सेठ जी ने भी पैसे उधार देने से मना कर दिया है। सुनिए जी, क्यों ना हम शहर चले जाएं? मैंने सुना है जो भी शहर जाता है उन्हें कोई न कोई काम मिल ही जाता है। बात तो तुम सही कह रही हो, अब वैसे भी हमारा इस गांव में बचा ही क्या है। और अगली सुबह ही राघव और मीनल शहर चले जाते हैं। ज्यादा कुछ साथ में था नहीं, तो दोनों एक एक झोला हाथ में लेकर चले जाते हैं। एक काम करते हैं, रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढते हैं पहले। जैसे ही सुबह होती है फिर काम देखने चला जाऊंगा। ठीक है, आप देखना। भगवान की दया से यहाँ तक आए हैं तो इसके आगे का रास्ता भी भगवान ही दिखाएंगे। अब दोनों अपनी रात बस स्टैंड पर ही गुजारते हैं। सुबह होते ही राघव काम ढूंढने चला जाता है। क्या हुआ, कोई काम मिला? नहीं मीनल, यहाँ तो सब काम सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए ही हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई काम हमें मिल भी पाएगा। आप निराश मत होइए, आज तो पहला ही दिन था। रोज ढूंढेंगे तो काम मिल ही जाएगा कभी ना कभी। मीनल और राघव को बहुत भूख लगती है। 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। अब मीनल और राघव दोनों एक नजदीकी शाही पनीर के ठेले पर चले जाते हैं। अरे भैया, ये शाही पनीर की प्लेट कितने की दी? 200 रुपए की। क्या इतना महंगा?
अरे इतने में तो हम कई दिनों का गुजारा कर लें। जी ये खाना तो बहुत ही महंगा है, चलो कहीं और खाने चलते हैं। अरे अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो क्या भिखारी जैसे खाना खाने चले आते हो? देखो मिनल, भूख तो बहुत लगी है और यहाँ आसपास कोई और ठेला भी तो नहीं दिख रहा है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। भैया ये लो पैसे और 2 शाही पनीर की प्लेट लगाना। अरे ये क्या, इतना महंगा खाना और स्वादिष्ट बिल्कुल भी नहीं। इतने पैसे बर्बाद हो गए, इससे तो 10 गुना अच्छा शाही पनीर बना लूं। अब राघव और मीनल खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। तुम क्या कह रही थी कि तुम बनाओगी उस ठेले वाले से अच्छा शाही पनीर? तुमने तो आज तक कभी बनाया नहीं। हाँ मैं बना लूंगी बहुत अच्छा शाही पनीर, बस सामान चाहिए। अब मीनल की बातें सुन राघव अपने बचे खुचे पैसों से शाही पनीर बनाने की चीजें लेकर आता है और मीनल भी वहीं बस स्टैंड के पास चूल्हा लगाकर गर्मा गर्म शाही पनीर बनाकर राघव को खिलाती है। अरे ये तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है तुमने शाही पनीर, उस ठेले वाले से 10 गुना अच्छा। मैं सोच रहा हूँ क्यों न हम भी शाही पनीर का ठेला लगा लें। हाँ ये भी सही रहेगा, आप ठेले पर बैठा करिए, पैसे का व्यवहार और सामान लाया करिए और मैं खाना बनाया करूँगी। अब मीनल और राघव मिलकर बस स्टैंड के पास एक शाही पनीर का ठेला लगाते हैं। राघव के ठेले पर उनका पहला ग्राहक आता है। बहुत अच्छा बनाया शाही पनीर आपने और दाम भी बहुत कम है, बहुत अच्छा लग रहा है खाना खाकर। राघव और मीनल बहुत खुश होते हैं जानकर कि लोगों को अब उनका बनाया हुआ शाही पनीर पसंद आने लगा था। अब धीरे धीरे ठेले पर लोगों की भीड़ जमा होती है और ऐसे ही राघव और मीनल बहुत पैसे जमा करते हैं। अब दोनों ने शहर में एक बहुत बड़ा मकान भी खरीद लिया था और धीरे धीरे उन्होंने अपने ठेले को होटल में भी तब्दील किया।